सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना कैसे हुई इसके बारे में जाना जाएगा और भारत में एक एक करके अंग्रेजों ने कैसे अपनी सत्ता स्थापित कर ली, कैसे पूरे भारत को अपने कुटिल रणनीति के माध्यम से पूरे भारत पर अधिकार कर लिया। आज हम लोग अपने इस लेक्चर में इसी को जानेंगे। आधुनिक भारत, मॉडर्न हिस्ट्री, सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा और मेंस परीक्षा में एक महत्वपूर्ण विषय है। सबसे ज्यादा प्रश्न यहां से आते हैं और इतिहास की तैयारी जब करने जाता है विद्यार्थी तो आधुनिक भारत को ही प्रमुख रूप से पढ़ना चाहता है। यही कारण है कि आज मैं अपने लेक्चर में आपको आधुनिक भारत में ही जो प्रारंभ होता है ब्रिटिश सत्ता की स्थापना, वहीं से मैं प्रारंभ करता हूं और वहीं से आप लोगों को पूरे आधुनिक भारत के प्रमुख चैप्टर्स को, प्रमुख बिंदुओं को उठाकर विस्तार से आपका आधुनिक भारत में पूरा तैयार कराने का पूरा प्रयत्न करूंगा, ये मेरा विश्वास है। और इस मंच से मैं आपके लिए विधिवत सारे लेक्चर उपस्थित लेकर आऊंगा जिसमें आपको विस्तार से क्रमबद्ध और संगठित निश्चित रूप से लेक्चर हमेशा और हर क्रमबद्ध समय पर मिलते रहेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना कैसे हुई। भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना कोई अनजाने में घटित घटना नहीं हुई। भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना कोई अचानक और अनजाने में की गई घटना नहीं थी। भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना एक सोची समझी षड्यंत्र और रणनीति थी, चाल थी, जिसको पूरे होश हवास में अंग्रेजों ने षड्यंत्र के माध्यम से, फूट डालो राज करो के माध्यम से और अपनी तमाम कुटिल चालों के माध्यम से भारत में अंग्रेजों ने ब्रिटिश सत्ता की स्थापना की। भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना, जैसा कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने कहा है कि भारत को बेहोशी के आलम में जीत लिया गया। ये तो इस बात को बता रहा है कि भारत को बेहोशी के आलम में जीत लिया गया, इसका मतलब अनजाने में जीत लिया गया। ये बिल्कुल गलत बात है। अंग्रेजों ने भारत को षड्यंत्र के माध्यम से, रणनीति के माध्यम से, फूट डालो राज करो के माध्यम से बहुत सारी तमाम प्रशासनिक, आर्थिक, राजनीतिक नीतियों को संचालित करके जीता, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। और भारत में अंग्रेजों की सत्ता की स्थापना 1599 से प्रारंभ होती है जब ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरब से व्यापार करने का 15 वर्षों का एकाधिकार मिला। और ये आपको यह भी जानकर आश्चर्य होगा कि उस समय जब इस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही थी, उस समय ब्रिटेन के टॉप के सारे लीडर लगभग ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर होल्डर्स में से थे। और उससे भी बड़ा आश्चर्य आपको जानकर यह होगा कि उस समय की ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम भी इस शेयर होल्डर्स में से एक थी। जिस देश में राजा ही व्यापारियों की कंपनी का शेयर होल्डर हो रहा हो, उसके व्यापारिक सोच के बारे में, उसके आर्थिक साम्राज्यवादी सोच के बारे में आप बहुत आसानी से सोच सकते हैं। लेकिन अंग्रेजों के समक्ष ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी कि भारत में अपने जगह को, व्यापारिक स्थिति को कैसे मजबूत किया जाए। यही कारण है कि अंग्रेजों ने कई लगातार दूत मंडल भारत में भेजे ताकि पुर्तगालियों के विरुद्ध, डचों के विरुद्ध और यहां उपस्थित अरबी गुजराती व्यापारियों के विरुद्ध मुगल सम्राट से कुछ रियायतें प्राप्त की जा सके। और इसी क्रम में उन्होंने 1609 में विलियम हॉकिंस को भारत भेजा। विलियम हॉकिंस जब भारत आया तो उस समय भारत का मुगल सम्राट जहांगीर था। आपको यह भी जानकर आश्चर्य होगा कि हॉकिंस जब भारत आया तो वो मुगल सम्राट अकबर के लिए पत्र लेकर आया था। और अकबर के, चूंकि उसको मालूम था कि मुगल सम्राट इस समय अकबर है, क्योंकि जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही थी उस समय भारत का मुगल सम्राट जहांगीर नहीं था, अकबर था।
इसीलिए जब जेम्स प्रथम ने हॉकिंस को भेजा तो हॉकिंस को उन्होंने अकबर के सम्मान में पत्र लिखकर भेजा ताकि व्यापारिक रियायतें दी जाएं। लेकिन हॉकिंस जब भारत पहुंचा तो हॉकिंस उस समय जहांगीर सम्राट था। हॉकिंस जहांगीर से मिला। जहांगीर हॉकिंस से चूंकि तुर्की और फारसी का वो ज्ञाता था इसलिए उसके भाषा में बात किया उसने। जहांगीर बहुत प्रसन्न हुआ और जहांगीर ने हॉकिंस को मुगल मनसबदार बनाया, 400 मनसब का मनसबदार बनाया और इंग्लिश खां की उपाधि दी। इसीलिए एक प्रमुख तथ्य यह आता है कि मुगलों का मनसबदार बनने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो यही उत्तर होगा हॉकिंस। हॉकिंस को 400 मनसब का मनसबदार जहांगीर ने बनाया और इंग्लिश खां की उपाधि प्रदान की। यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में बार बार आता है। लेकिन चूंकि पुर्तगाली विरोध कर रहे थे और यहां के स्थानीय व्यापारी विरोध कर रहे थे, यही कारण है कि अंग्रेजों को भारत से, मुगलों से कोई व्यापारिक रियायत मिल नहीं पा रहे थे। 1609 में हॉकिंस आया और जहांगीर ने यह पत्र भी लिख कर दिया कि मुगलों का ब्रिटिश राजदूतों का ऐसे ही भारत में सम्मान किया जाएगा, लेकिन व्यापारिक रियायत तो नहीं दे पा रहे थे। लेकिन इसके बावजूद 1611 में अंग्रेजों ने आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में अपनी प्रथम फैक्ट्री खोली। 1611 में मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहां खोली? मसूलीपट्टनम में खोली। और 1613 में अंग्रेजों ने अपनी प्रथम अधिकृत फैक्ट्री खोली कहां पे? सूरत में। अब ये एग्जामिनेशन में जब आता है तो लड़के थोड़े सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि वास्तव में सही क्या है, मसूलीपट्टनम होगा या सूरत सही होगा। देखिए, जब तक डिजिनेशन नहीं देता है कि अधिकृत फैक्ट्री, तब तक प्रथम फैक्ट्री 1611 वाली ही होगी जो मसूलीपट्टनम में स्थापित था। लेकिन 1613 में अंग्रेजों ने जहांगीर के आदेश से एक अधिकृत फैक्ट्री खोली कहां पर? सूरत में। हालांकि सूरत में 1608 में खोला गया था, लेकिन उसको मुगलों ने बंद करवा दिया था। उसी को रेगुलराइज करके 1613 में मुगल सम्राट जहांगीर की अनुमति से उनको स्थायी फैक्ट्री का दिया गया, अनुमति दिया गया। तो जब तक अधिकृत नहीं देगा तब तक आप सूरत नहीं बताएंगे। खैर, 1611 में अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में प्रथम फैक्ट्री खोली। 1613 में अंग्रेजों ने क्या की? पहली अधिकृत फैक्ट्री खोली। लेकिन अंग्रेजों को कोई रियायत नहीं मिल पा रहा था। यहां के व्यापारी पुर्तगाली वगैरह बहुत विरोध कर रहे थे। लेकिन 1632 में अंग्रेजों को पहली रियायत मिलना प्रारंभ हुआ। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान से अंग्रेजों को सुनहरा फरमान मिला। 1632 में अंग्रेजों को क्या? गोलकुंडा के सुल्तान से सुनहरा फरमान मिला। फरमान क्या था? 500 पैगोडा वार्षिक में वो गोलकुंडा के तटों पर फ्री व्यापार कर सकते। 500 पैगोडा वार्षिक। निश्चित ही अंग्रेजों का भारत में कहीं ना कहीं ये एक पहला विशेष रियायत था कि 500, भले गोलकुंडा का सुल्तान नहीं दिया, लेकिन 500 पैगोडा पर एक फ्री व्यापार करना गोलकुंडा के तटों से बहुत बड़ी बात थी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अंग्रेजों को भारत, भले दक्षिण भारत में मिला, भले दक्षिण भारत में मिला हो, लेकिन गोलकुंडा के सुल्तान से मिला यह रियायत अंग्रेजों के लिए पहला बड़ा रियायत था। ठीक है ना? 1639 में 1639 में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज ने चंद्रगिरी के शासक से मद्रास पट्टे पर लिया। 1639 में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के शासक से मद्रास पट्टे पर लिया और मद्रास में अंग्रेजों ने प्रथम किलेबंद फैक्ट्री स्थापित की। अंग्रेजों द्वारा भारत में प्रथम किलेबंद फैक्ट्री जो स्थापित की गई वो क्या थी? मद्रास में थी और उसका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। अगर किसी से यह प्रश्न पूछा जाए कि अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित प्रथम किलेबंद फैक्ट्री क्या थी, तो ज्यादातर लोग फोर्ट विलियम लगाएंगे, लेकिन वो सही नहीं होगा। सही उत्तर होगा फोर्ट सेंट जॉर्ज। फैक्ट्री तो भाई प्रथम फैक्ट्री, लेकिन ये किलेबंद बस्ती, प्रथम फैक्ट्री के बाद तो मसूलीपट्टनम में होगा, लेकिन ये किलेबंद बस्ती थी।
और अंग्रेजों ने प्रारंभ में जो भी राज्य क्षेत्रों पर कब्जा किया वो फोर्ट सेंट जॉर्ज के नियंत्रण में आते थे। यानी कलकत्ता के सेंटर बनने के पहले अंग्रेजों का भारत के जो क्षेत्र थे उसका मुख्य जो क्षेत्र मुखिया जो हेड ऑफिस था वो कुछ निश्चित ही मद्रास का फोर्ट सेंट जॉर्ज ही था, अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारत में प्रथम किलेबंद बस्ती। लेकिन अंग्रेजों को अब यह लगा कि भारत की सत्ता की जो चाबी है वो कम से कम दक्षिण भारत में नहीं मिलने वाली। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को यह लगता था कि दक्षिण भारत में कुछ चुनौतीपूर्ण और सशक्त शक्तियां मौजूद हैं जिनके विरुद्ध अभी पार पाना मुश्किल है, जैसे मैसूर के हैदर अली और टीपू सुल्तान, जैसे मराठे और भी तमाम कर्नाटक और शक्तियां मौजूद थी। अंग्रेजों को लग रहा था कि दक्षिण भारत का अभी संभावना नहीं है। यही कारण है कि अंग्रेजों ने भारत के सत्ता की चाबी दक्षिण में न खोजकर पूरब में खोजा और वह जगह था बंगाल। बंगाल उस समय भारत का सबसे धनी प्रांत था, दुधारू गाय भी कहा जाता था। और अंग्रेजों को लगा कि बंगाल में अगर उनकी सत्ता स्थापित हो जाए या पूरब में उनकी सत्ता स्थापित हो जाए तो निश्चित ही भारत के सत्ता की चाबी पूरब से मिल सकती है। यही कारण है कि अंग्रेजों ने सबसे पहली फैक्ट्री 1633 में हरिहरपुर उड़ीसा में खोला। अंग्रेजों द्वारा पूर्वी भारत में खोला गया यह पहला फैक्ट्री था 1633 में हरिहरपुर उड़ीसा में। इसके बाद अंग्रेजों को एक बड़ा संपत्ति मिला 1698 में बंगाल के जागीरदार से उन्हें 3 गांवों की जमींदारी मिली, सुतनाती, कोलकाता और गोविंदपुर। सुतनाती, कोलकाता और गोविंदपुर। बंगाल में अंग्रेजों को मात्र 1200 रुपए में सुतनाती, कोलकाता और गोविंदपुर की जागीरदारी मिली। और यही सुतनाता, कोलकाता और जो गोविंदपुर 3 जगह मिला, इसी को मिलाकर अंग्रेजों ने एक किलेबंद बस्ती बनाया जिसका नाम था फोर्ट विलियम। 1698 में सुतनाती, कोलकाता और गोविंदपुर ही 1700 में जाकर जाब चरनाक के नेतृत्व में फोर्ट विलियम बना और यही फोर्ट विलियम आगे चलकर कलकत्ता बना। यानी 1698 में मिला अंग्रेजों को 3 गांवों की जमींदारी निश्चित ही भारत में अंग्रेजों की सत्ता के लिए एक मार्ग प्रशस्त कर दी। लेकिन अभी भी अंग्रेज जिस व्यापारिक रियायत की खोज कर रहे थे, जिस व्यापारिक रियायत की मांग कर रहे थे, वो मिल नहीं रहा था। लेकिन वो समय आ गया जब अंग्रेजों को एक बड़ी रियायत मिलने जा रही थी। 1715 में जॉन सरमन के नेतृत्व में एक ब्रिटिश दूतमंडल आया उस समय उत्तरकालीन मुगल सम्राट फर्रुखसियर से मिलने। फर्रुखसियर को उस समय फोड़ा हो गया था और वो फोड़ा इतना भयानक था कि फर्रुखसियर लाख दवा कर रहा था लेकिन वो फोड़ा सही हो नहीं रहा था। जॉन सरमन की अध्यक्षता में जो दूतमंडल आया था उसमें एक सर्जन भी था जिसका नाम था विलियम हैमिल्टन। विलियम हैमिल्टन ने फोड़े का ऑपरेशन करके फर्रुखसियर के उस फोड़े को समाप्त कर दिया, ठीक कर दिया। फोड़ा का ठीक होना ही भारत में अंग्रेजों के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। क्या? फर्रुखसियर इतना प्रसन्न हो गया कि उसने अंग्रेजों के लिए 1717 का फरमान जारी किया। भारत में ब्रिटिश इतिहास के लिए 1717 का फरमान माइलस्टोन साबित हुआ। इसीलिए इतिहासकार ओम्स ने 1717 के फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा है, महाअधिकार पत्र कहा है। क्या था इसमें? 3000 रुपए वार्षिक पर बंगाल में अंग्रेज फ्री व्यापार कर सकते, 3000 वार्षिक पर। और यही नहीं, बंबई के टकसाल में जो सिक्के अंग्रेज
अपना गढ़ रहे थे, उस सिक्के को पूरे मुगल साम्राज्य में चला सकते। बहुत बड़ी बात थी, एक सत्ता के रहते हुए दूसरे व्यापारिक कंपनी की सिक्के चल रहे हैं पूरे देश में। इससे बड़ा क्या बात हो सकता है। यानी अंग्रेज जो ढूंढ रहे थे वो फर्रुखसियर के 1717 के फरमान से कहीं ना कहीं बहुत हद तक अंग्रेजों को प्राप्त हो। अब अंग्रेजों ने बंगाल में अपने फोर्ट विलियम को संगठित करना प्रारंभ किया और उसकी किलेबंदी प्रारंभ कर दी। उस समय बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ने कहा, भाई आप व्यापारी कंपनी हो और आपको क्या जरूरत है अपने किले की किलेबंदी करने का, सुदृढ़ीकरण करने का। आप कोई राजा महाराजा नवाब तो हो नहीं, कंपनी हो, व्यापार करो, जाओ, तुम्हें किलेबंदी करने की क्या जरूरत है। क्योंकि अंग्रेज उस समय फ्रांसीसियों से डरे हुए थे, तो फ्रांसीसियों से अपनी सुरक्षा करने के लिए अंग्रेज फोर्ट विलियम की किलेबंदी कर रहे थे। लेकिन 1756 में सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर अटैक कर दिया और फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। लेकिन जैसे ही अंग्रेजों को सिराजुद्दौला के फोर्ट विलियम पर अधिकार का सूचना मिला, एक सेना मद्रास से सड़क मार्ग से चली जिसका नेतृत्व क्लाइव कर रहा था, और एक सेना जो है समुद्री मार्ग से चली जिसका नेतृत्व वाटसन कर रहा था। लेकिन उसी समय घटना भी घट गई। जब सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर अधिकार किया तो लगभग बहुत सारे अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया। सुबह जब दरवाजा खुला तो आधे से ज्यादा अंग्रेज मारे गए, दम घुटने से मर गए। इसको इतिहास में ब्लैक होल की दुर्घटना कही जाती है। और निश्चित ही अंग्रेजों ने ब्लैक होल की दुर्घटना का जिम्मेदार सिराजुद्दौला को माना। अब सेनाएं वहां से चल दी मद्रास के फोर्ट जनचार से। कौन कौन? सड़क मार्ग से क्लाइव एक सेना लेकर आ रहा था और समुद्री मार्ग से जो है वाटसन सेना लेकर आ रहा था। कलकत्ता में जैसे ही सेनाएं पहुंची, फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया गया और सिराजुद्दौला के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी गई। आश्चर्य देखिए कि एक व्यापारिक कंपनी, एक व्यापार करने आई हुई कंपनी भारत के किसी प्रांत के अधिकृत नवाब को चुनौती दे रही, वो भी सैन्य चुनौती दे रही है। क्या इससे बड़े अकल्पनीय बात सोचा जा सकता है कि एक संगठित नवाब को एक व्यापारिक कंपनी सेना जुटाकर उसको युद्ध के लिए ललकार रही है, उसके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर रही है। और उससे भी बड़ा आश्चर्य यह था कि सिराजुद्दौला को अंग्रेजों का जवाब देने का क्षमता भी नहीं दिख रहा था उसको अपने, क्योंकि उसके सारे गद्दार सेनापति उसके विरुद्ध हो रहे थे। मजबूर होकर सिराजुद्दौला को 1757 में एक प्रसिद्ध संधि करनी पड़ी जिसका नाम था अलीनगर की संधि। अलीनगर जो है वो कलकत्ता को दिया गया सिराजुद्दौला द्वारा नाम था। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता को अलीनगर का नाम दिया गया था, इसीलिए उस संधि का नाम क्या था? अलीनगर की संधि। और उस अलीनगर की संधि में अंग्रेजों की सारी शर्तें माननी पड़ी सिराजुद्दौला को, यहां तक कि 3 लाख हर्जाना भी देना पड़ा। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि एक स्थापित नवाब जो है एक कंपनी को इसलिए हर्जाना दे रहा है कि उसको दंडित किया था, क्यों? सुदृढ़ीकरण किला का कर रहे हो। क्लाइव को लगा कि यह वही समय है जब बंगाल को अपने अंडर टेकिंग किया जा सकता है, क्योंकि नवाब तो मजबूत हो सकता है लेकिन नवाब के कारिंदे बहुत बड़े गद्दार हैं, जिसमें मीर जाफर, राय दुर्लभ और बहुत सारे जगत सेठ, बहुत सारे लोग शामिल हैं। अलीनगर की संधि के बाद क्लाइव ने षड्यंत्र रचना प्रारंभ कर दिया नवाब के विरुद्ध और नवाब के सारे समर्थकों को अपनी ओर मिलाना शुरू कर दिया। चाहे वो मीर जाफर हो, चाहे वो जगत सेठ हो, चाहे वो राय दुर्लभ हो, सभी को अपनी ओर करना प्रारंभ कर दिया। और यही कारण बना किसका? प्लासी के युद्ध का। 23 जून 1757 को एक ओर सिराजुद्दौला की सेनाएं थी,
दूसरी ओर मात्र कुछ हजार सैनिक लेकर क्लाइव खड़ा था। क्लाइव को मालूम था कि मैच तो पहले से ही सेट है, तैयारी तो पहले से ही है कि युद्ध तो हारना है। किसको? सिराजुद्दौला को। क्यों? क्योंकि नवाब के गद्दार सेनापति मीर जाफर पूरी रूप से क्लाइव की ओर हो चुका था। यहां तक कि राय दुर्लभ भी पूरी ओर से क्लाइव की ओर हो चुका था और सेना लेकर वो वापस चले गए। मात्र कुछ सैनिक सिराजुद्दौला की ओर से लड़े। सिराजुद्दौला पराजित हुआ और सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई। उसके बाद मीर जाफर गद्दी पर बैठा। कर्नल क्लाइव का गीदड़ मीर जाफर। बाद में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटा दिया, उसके दामाद मीर कासिम को गद्दी पर बैठाया। मीर कासिम स्वतंत्र नवाब बनने का प्रयत्न कर रहा था। यही कारण है कि मीर कासिम ने वहां जो दस्तक अंग्रेजों को मिला हुआ था, फ्री पास मिला हुआ था 1717 के फरमान से, उसको उसने खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि यूरोपीय व्यापारी जो हैं उस दस्तक का दुरुपयोग करते थे। अंग्रेज दस्तक का दुरुपयोग कर रहे थे और भारत के व्यापारियों को दस्तक बेच दे रहे थे। इससे बंगाल के नवाब को बहुत ज्यादा घाटा हो रहा था। इसीलिए मीर कासिम ने आंतरिक व्यापार पर से कर समाप्त कर दिया। उससे ब्रिटिश व्यापारी और भारतीय व्यापारी बराबर हो गए और यही कारण बना 1764 के बक्सर युद्ध का। बक्सर के युद्ध में एक तरफ बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे और दूसरी ओर ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो ने एक छोटी सी सेना लेकर इन तीनों लोक शासकों की सेनाओं को बुरी तरीके से हरा दिया। यानी भारतीय सेनाएं, भारत के इन शासकों नवाबों की सेनाएं मात्र एक भयंकर भीड़ साबित हुई। हेक्टर मुनरो ने अपनी कुशल रणनीति से तीनों को परास्त किया। वास्तव में प्लासी के युद्ध के विरुद्ध 1764 का बक्सर युद्ध भारत में अंग्रेजों के लिए निर्णायक साबित हुआ। क्यों? क्योंकि अभी तक प्लासी का युद्ध छल कपट पर विजय पर आधारित था, लेकिन बक्सर का युद्ध अंग्रेजों का सैनिक विजय था। छोटी सी अंग्रेजी सैनिक ने सिद्ध कर दिया कि भारत के भयंकर सेना को भी परास्त कर सकती है। और यह भी कहा जाता है कि 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद भारतीयों के हाथ में जो गुलामी शब्द लिख दिया गया वो 15 अगस्त 1947 के बाद ही मिटाया जा सका। बंगाल का नवाब निश्चित ही अब कठपुतली हो गया और भारत का सबसे धनी प्रांत का राजस्व जो है किसके हाथ में आ गया? अंग्रेजों के हाथ में। और सबसे बड़ा प्रमुख तथ्य यह है कि बंगाल के संपत्ति से अंग्रेजों ने भारत के सभी शासकों को परास्त करके पूरे भारत पर अधिकार कर लिया। हमारे धन से ही हमको हरा दिया, क्योंकि बंगाल उस समय भारत का सबसे धनी प्रांत था। अब अंग्रेजों का ध्यान गया बंगाल के नवाब को जीतने के बाद अंग्रेजों का ध्यान गया भारत की दो बड़ी यूरोपीय शक्तियों की ओर। कौन कौन थे? पहला डच और दूसरा फ्रांसीसी। 1759 के वेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को हराकर भारत से बाहर कर दिया और 1760 के वांडीवास के युद्ध से अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराकर भारत से बाहर कर दिया। हालांकि फ्रांसीसियों से 3 कर्नाटक के युद्ध हुए। कर्नाटक का युद्ध वर्चस्व का युद्ध था फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच, लेकिन कर्नाटक के तृतीय युद्ध का जो अंतिम युद्ध हुआ वो वांडीवास का युद्ध था। 1760 में हुए वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराकर भारत से बाहर कर दिया। इस प्रकार अंग्रेजों को भारत में चुनौती देने वाला कोई यूरोपीय शक्ति नहीं बचा। पुर्तगालियों को तो विवाह के माध्यम से उन्होंने पहले भारत से बाहर कर दिया था। अब अंग्रेजों को भारत में केवल भारतीय शक्तियों से जूझना था, जैसे मैसूर के हैदर अली और टीपू सुल्तान, जैसे मराठे, जैसे सिख। मात्र यही 3 शक्तियां थी अंग्रेजों को भारत में चुनौती देने के लिए।
4 मैसूर युद्ध हुए, यानी मैसूर से अंग्रेजों ने 4 युद्ध लड़े। आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में चौथे मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया या टीपू सुल्तान मृत्यु को प्राप्त हुआ और मैसूर जो है वो अंग्रेजों के हाथ में आ गया। यानी 4 आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों ने मैसूर के हैदर अली और टीपू सुल्तान को परास्त करके भारत की सत्ता से बाहर कर दिया और मैसूर एक कठपुतली शासक, भले वहां वोडियार वंश का पुनः शासन स्थापित कर दिया, क्योंकि वोडियार वंश को हटाकर ही हैदर अली और टीपू सुल्तान शासक बने थे। जैसे ही टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई, अंग्रेजों ने पुनः वोडियार वंश को स्थापित कर दिया मैसूर में, लेकिन वोडियार वंश अब कठपुतली हो गया। मैसूर की स्वतंत्रता समाप्त हो गई, जो हैदर अली टीपू सुल्तान के काल में तो समाप्त हो गई। इस प्रकार अंग्रेजों ने 4 मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मैसूर को भारत की सत्ता से बाहर कर दिया। इसके बाद अंग्रेजों का ध्यान गया मराठों की ओर, क्योंकि वास्तव में मुगलों के बाद इस भारत की सत्ता के पर एक छत्र शासन मराठे ही कर रहे थे। अंग्रेजों ने भारत की सत्ता मुगलों से नहीं प्राप्त किया, बल्कि अंग्रेजों ने भारत की सत्ता मराठों से प्राप्त किया। उस समय भारत की प्रथम श्रेणी की शक्ति जो है मराठे थी, और मराठे ही से अंग्रेजों ने भारत की सत्ता प्राप्त की। मराठों के सबसे दुर्जेय शत्रु जो थे, अंग्रेजों के सबसे दुर्जेय शत्रु जो थे वो मराठे ही थे। 3 आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों ने मराठों को परास्त कर दिया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने सारे मराठा सरदारों, चाहे वो पेशवा हो, चाहे वो सिद्धिया हो, चाहे वो भोसले हो, चाहे वो होलकर हो, एक एक करके सबको परास्त करके संधि में बांधकर मराठों की स्वतंत्रता समाप्त कर दी। अब अंग्रेजों का ध्यान सिखों की ओर गया। 2 सिख युद्ध हुए और 2 सिख युद्ध में अंग्रेजों ने सिखों को परास्त करके भारत का एक छत्र शासन स्थापित कर दिया। जो साम्राज्यवादी इतिहासकार यह कहते हैं कि अंग्रेजों ने भारत को बेहोशी के आलम में जीत लिया, उनको यह नहीं मालूम है कि अंग्रेजों ने भारत को छल, कपट, दमन, धोखा, फूट डालो राज करो, इन तमाम कुटिल षड्यंत्रों के माध्यम से जीता। अनायास और अनजाने में, बेहोशी के आलम में नहीं जीता, एक सोची समझी रणनीति से जीता। अंग्रेजों को अब भारत में अपने शासन को सेटल करना था, सशक्त करना था। इसीलिए अंग्रेजों ने तमाम रणनीतियां, राजनीतिक रणनीतियां, कूटनीतिक संधियां करना प्रारंभ किया। पहला द्वैत शासन जो क्लाइव ने बंगाल में लगाया, दूसरा सहायक संधि जो वेलेजली ने लगाया। द्वैत शासन में पूरी शक्ति, पूरा दायित्व नवाब के पास था और सत्ता और धन अंग्रेजों के पास था। बंगाल का हालत खराब हो गया द्वैत शासन में। सहायक संधि में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना पड़ता था, ब्रिटिश सेना रखना पड़ता था, ब्रिटिश सेना को खर्च देना पड़ता था। एक प्रकार से उसी सेना के अंडर में वो शासक आ गया। ये वेलेजली ने किया। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी व्यक्तिगत सिद्धांत यानी हड़प नीति से डलहौजी ने गोद निषेध कानून लागू कर दिया। भारत के उन राजाओं को जिनके पुत्र नहीं थे गोद लेने से मना कर दिया। एक एक करके सारे सतारा, जैतपुर, संबलपुर, भागाड़, उदयपुर सब एक एक करके जो है वो अंग्रेजों के नियंत्रण में आते चले गए। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार जो है डलहौजी ने किया। जितनी संपत्ति डलहौजी ने जीता, कोई गवर्नर जनरल नहीं जीत सका। और इस अनायास वृद्धि का ही मूल कारण बना 1857 का संग्राम। तमाम रणनीतियों के माध्यम से, चाहे वो द्वैत शासन हो, चाहे वो सहायक संधि हो, चाहे वो व्यक्तिगत सिद्धांत हो, अंग्रेज अपने शासन को यहां सशक्त करते जा रहे थे। इसके बाद अंग्रेजों का ध्यान गया रेलवे, डाकतार, पुलिस, प्रशासन, एक एक करके अंग्रेज सबको सुदृढ़ करते चले गए। प्रशासनिक सुधार किया, पुलिस सुधार किया, कानूनी सुधार किया, सिविल सेवा स्थापित किया। भारत में अंग्रेजों ने कलेक्टरों के माध्यम से शासन किया। कलेक्टर को सारा पावर दे दिया गया। आज कलेक्टर के पास जो पद है
वो अंग्रेजों ने उस समय अथाह शक्ति दिया था कलेक्टर को, और कलेक्टर का नियंत्रण 7 समंदर पार बैठा भारत सचिव करता था। कलेक्टर गवर्नर के माध्यम से नियंत्रित नहीं थे, 7 समंदर पार बैठा भारत सचिव कलेक्टर से नियंत्रण स्थापित करता। भारत का शासन अंग्रेजों ने कलेक्टरों के माध्यम से चलाया, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो राजस्व हो। एक एक करके अंग्रेजों ने सबको सुधार कर भारत को अपने मकड़ जाल में पूर्ण रूप से बांध दिया और एक छत्र सत्ता के शासक बन गए। और इस प्रकार से भारत में एक एक करके अंग्रेजों ने सारी शक्तियों को परास्त करके पूरे भारत पर अपनी रणनीतियों के माध्यम से पूरे भारत पर एक छत्र शासन स्थापित कर दिया, और अंग्रेजों का दुनिया में सबसे बड़ा उपनिवेश बन गया भारत। दुनिया का सबसे धनी देश दुनिया के सबसे गरीब देश के श्रेणी में आ गया अंग्रेजों के नियंत्रण के बाद। अंग्रेजों के उपनिवेश बनने के बाद भारत को जिस अकल्पनीय दुख का सामना करना पड़ा वो भी अतुलनीय था। अपने अन्य लेक्चरों में सभी अंग्रेजों की रणनीतियों को मैं एक एक करके व्याख्यायित करूंगा। एक नए लेक्चर के साथ मैं आपके समक्ष पुनः उपस्थित होता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।